कई लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व को लेकर के जो समाजवादी पार्टी का रुख रहा है उसमें इतना बड़ा परिवर्तन कैसे दिखाई पड़ रहा है। और मैंने आपको बताया कि मंदिर तोड़ने की बात समाजवादी पार्टी कर रही है और कर ही नहीं रही है बल्कि जोरदार तरीके से इसको उठा रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद, मणिकर्णिका, ब्राह्मण नाराजगी जैसे मुद्दों को रणनीति से जोड़कर समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक हथियार के शक्ल में जोरदार तरीके से इस्तेमाल कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के रुख में परिवर्तन हुआ है या समाजवादी पार्टी समझ चुकी है कि बीजेपी को हराने के लिए उसके पिच पर ही खेलना होगा और ये सारे ऐसे वोट बैंक हैं, ये सारे ऐसे लूप होल्स हैं जहां बीजेपी को अब करारी मात दी जा सकती है। इस बारे में बात करने के लिए हम सीधे अपने मेहमान के पास आपको लिए चलते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। समाजवादी पार्टी डॉक्टर एसके दुबे जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। दुबे साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी बहुत एग्रेसिव दिखी और उनके एग्रेशन में कुछ ऐसी बातें सदन में थी जो लोगों को चौंका रही। मंदिर को तोड़ा गया, इस पे बड़ी चर्चा हुई, जबरदस्त विरोध हुआ। मणिकर्णिका की बात जोरदार तरीके से हो रही है। ब्राह्मण के समर्थन में समाजवादी पुरजोर दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी की रणनीति बदल गई है या कई लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ हिंदुत्व और जातीय गणित है, हिंदुओं में बंटवारे का प्रयास है। समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने खुद एक बड़ा मौका दे दिया है और इसलिए समाजवादी पार्टी इसको जम करके राजनीतिक रूप से भुनाने में लगी हुई है। क्या है, जरा बताएं इस पर। देखिए त्यागी साहब, जिस चीज को अभी मैं पंकज कुमार हूं, मैं पंकज कुमार हूं जी। अच्छा, इसमें त्यागी जी आ रहा है। अच्छा, सॉरी पंकज जी। हाँ इसमें लेकिन त्यागी जी आ रहा था जी। अच्छा, कोई बात नहीं। पंकज जी देखिए, संसद हो या विधानसभा हो, वहीं तो जनप्रतिनिधि अपनी बात उठा पाएंगे ना। हम सड़कों पे उतरते हैं, हम मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हैं, लेकिन जो मजबूत प्लेटफॉर्म है वो तो संसद या विधानसभा ही होती है। तो हमने तो जब चाहे कुंभ का शंकराचार्य जी महाराज का प्रकरण रहा हो या मड़का घाट पर जो मंदिरों को तोड़ने का प्रकरण रहा हो, आपने देखा होगा कि संसद में भी हमारे सांसदों ने इस बात को जोरदारी से उठाया है कि आखिरकार इन मंदिरों को, आप देखिए भारत माता का मंदिर किस तरीके से क्रेन के द्वारा तोड़ा जाता है। अरे भाई, आपको अगर शिफ्टिंग करना, हटाना ही था वहां से, तो आपको नीचे से, अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि नीचे से आप उठाते हो उसको और कहीं भी स्थापित कर देते, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। मामला ये है कि आप इतने सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं कि अब आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। जो धनानंद था ना, धनानंद मगध में, वो बिल्कुल वही पैटर्न पर योगी महाराज चल रहे हैं इस समय कि उनको सत्ता के आगे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इतने मदहोश हो गए हैं। लेकिन इनको ये देखना चाहिए कि ये जो सत्ता का नशा है ज्यादा नहीं रहता है। आपको ये शायद भ्रमित हो गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2027 जो है वो जनता की सरकार बनेगी और जनता की सरकार ही समाजवादी की पार्टी की सरकार है। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि बेरोजगारी, महंगाई, बुलडोजर, आपका ट्रैफिक का समस्या, इस तरीके से कई समस्याएं जो हैं ये चुनावी मुद्दा बनेगी। लेकिन इसके साथ साथ शंकराचार्य जी वाला प्रकरण भी मुद्दा बनेगा। ये जो मलका घाट का मंदिरों का टूटना है, इसको भी हम जनता के बीच जोरदारी से उठाएंगे, क्योंकि आखिरकार जनता को पता तो होना चाहिए। पता तो है, लेकिन हमें उनको एक बार और याद दिलाना पड़ेगा। जनता को इटावा वाली घटना भी पता है, जनता को बहुत कुछ ऐसा पता है जिसमें आप ब्राह्मणों के विरोध में दिखे हैं। तो ब्राह्मणों के साथ प्रेम, मंदिर के साथ प्रेम,
अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ प्रेम और उसके लिए क्लियर कट स्टैंड लेना, ये समाजवादी पार्टी की पॉलिसी में शिफ्टिंग है या समाजवादी पार्टी नई रणनीति अपना चुकी है या समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि उसका जो आधार वोट बैंक है वो दरका है, इसलिए नए वोट बैंक की तलाश है। और ये सारे ऐसे वोट बैंक हैं जो भाजपा से अब नाराज हो रहे हैं, इसलिए आपको इनमें उम्मीद नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं 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 नहीं, देखिए, आप नेताजी के टाइम से देखिए, नेताजी के साथ हमेशा छोटे लोहिया जी साथ में रहे, जनेश्वर मिश्रा जी, आप बता दीजिए, आपको भी याद होगा आपकी पत्रकारिता के दिनों में कि वो हमेशा साथ रहे। छोटे लोहिया जब तक जिंदा रहे तब तक नेताजी के साथ बराबर उन्होंने कदम पे कदम नेताजी के साथ चला है। तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है। और आज के भी समय में हमारे जैसे कितने ब्राह्मण हैं जो संगठन में भी हैं, आप देखिए, एक नहीं कई हैं। और सबसे बड़ी चीज तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इस समय कौन है। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के खिलाफ कभी हम रहे हो, हमारी पार्टी रही हो। हमने हमेशा सबको साथ लेने की कोशिश की, चाहे वो कोई हो। ठीक है, कहीं परसेंटेज कम या ज्यादा हो सकता है। ब्राह्मणों को यह लगता था कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सुटेबल पार्टी है, लेकिन आज ब्राह्मण अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ब्राह्मणों ने जब चाहा तो 2007 में मायावती जी के साथ एक मुश्त गया और सरकार बनवा दी, आप देखिए ना। तो ऐसा नहीं है, ब्राह्मणों का अपमान कोई भी सरकार होगी अगर करेगी तो निश्चित तौर पर ब्राह्मणों को एक बार सोचना पड़ेगा कि हम कहां पर हैं, हमारी स्थिति क्या है। आप देखिए, इसी यूजीसी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कितनी सही और सटीक बोला है कि ऐसा नियम बनाया जाए केंद्र सरकार के द्वारा जिसमें निर्दोष जो हो वो नहीं फंसे और जो दोषी हो वो छूटे नहीं। इससे साफ बिल्कुल क्लियर बिल्कुल। और क्या यही बोला जा यही सकता है यही किसी यही भी। यही यही बात तो लोगों को परेशान कर रही है। संदीप चौधरी जी, ये अखिलेश यादव बोल रहे हैं, काबिले तारीफ है। अगर ये स्टैंड भी है तो काबिले तारीफ है कि ऐसा नियम बनाइए जिसमें निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं, ये काबिले तारीफ है। लेकिन इतना शिफ्टिंग के पीछे वजह क्या देख रहे हैं? यूजीसी के बाद वाकई ब्राह्मण नाराज हुआ है। यूजीसी का जो ताजा प्रकरण है वो समाजवादी पार्टी को एक मौका दे दिया है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रही है। सच बात है। 7 से 12 आपको याद होगा मायावती आई सत्ता में। मायावती ने तो और भी जोरदार तरीके से ट्वीट में लिखा है। तो सवाल यह उठता है कि ब्राह्मण वोट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ने लगा है। समाजवादी पार्टी ये समझ चुकी है कि मंदिर की राजनीति को खारिज करके, मंदिरों की बात को सीधे तौर पर खारिज करके हम राजनीति नहीं कर सकते। वो मुलायम सिंह का समय होगा, लेकिन अब संभव नहीं है। अब ये हिंदुत्व पिछड़े अति पिछड़े सब में घुस चुका है, तो हम इसको खारिज नहीं कर सकते। इसलिए मंदिरों को तोड़ा गया, इसके बारे में खुल करके समाजवादी प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर, समाजवादी एमएलए सदन में जोरदार तरीके से बोल रहे हैं। ब्राह्मणों को अपने साथ लेने के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी जोरदार तरीके से वकालत कर रही है। क्या आपको ऐसा इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि यूजीसी वजह है? क्योंकि पीडीए का मतलब इनसे पूछिए तो ये कहेंगे अब जो पीड़ित है वही पीडीए। अब ना ये जाति की बात करते हैं ना पाति की बात करते, कहते हैं जो पीड़ित है वही पीडीए। ये मुझे गोल पोस्ट चेंज दिखाई पड़ता है। संदीप चौधरी जी, देखिए पंकज जी, राजनीति में चीजें लपक ली जाती हैं। जैसे एक समय था बीजेपी मुद्दे लपक लेती थी और बीजेपी को उनका फायदा मिला, और पिछले कुछ समय से चीजें देखने में आ रही हैं। चाहे शंकराचार्य का मुद्दा हो, चाहे मणिकर्णिका घाट का मुद्दा हो, चाहे यूजीसी का मुद्दा हो, बल्कि यूजीसी का मुद्दा मैं कहूंगा बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल चीजें बता देता हूं। मैं अपने फेसबुक या ट्विटर पर देखता था, जो लोग दिन रात बीजेपी का गुणगान करते थे, बीजेपी की गलत बात को भी वो सही ठहराने की कोशिश करते थे, उसमें कई पत्रकार और कई लोग हैं जो
ब्राह्मण समाज से आते हैं और कई राजपूत समाज से लोग आते थे, आज उनका बिल्कुल स्टैंड चेंज मैं देखता हूँ। वो हर चीज पर सरकार की सवाल खड़ा करते हैं। वो पूछते हैं कि अगर ट्रंप ने मोदी जी को ये कहा कि मैं आपका राजनीतिक कैरियर खत्म कर सकता हूं, तो मोदी जी ने एक बार भी या बीजेपी नेता ने किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि तू हमारा कैरियर खराब करके दिखा। वो लोग ये पूछते हैं कि आखिर चाबहार पोर्ट क्यों छोड़ना पड़ा, सरकार हमें बताए। वो लोग ये पूछते हैं कि जब ट्रेड डील हुई तो ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग 18% टैरिफ कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक कमेटी मॉनिटर करेगी कि कहीं आप रसिया से या जो देश प्रतिबंधित है उनसे कुछ सामान खरीद तो नहीं रहे हैं, नहीं तो इसको दोबारा से 50% कर दिया जाएगा। इस चीज पर सरकार कुछ बोल नहीं रही है। तो काफी समय से चीजें ऐसी चल रही हैं जो बीजेपी की फजीयत कर रही है, बीजेपी का रास्ता मुश्किल करती चली जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब से जो लोकसभा का चुनाव हुआ था और ऑक्सीजन जो जबरदस्त समाजवादी पार्टी को मिली थी, उसको समाजवादी पार्टी लगातार मेंटेन कर रही है, लगातार मजबूत होती चली जा रही है। और सबसे बड़ी मुश्किल पंकज जी बीजेपी को ये आ सकती है कि अभी पिछले कुछ समय से चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, उन्हीं के विधायक उनको घेरते हैं, या लॉबी बन गई है, या जिस तरीके से मौर्य साहब का और योगी जी का 36 का आंकड़ा नजर आने लगा है, ये चीजें जो आपसी जो टकराव की स्थिति होती है वो भी पार्टी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर ले जाती है, कमजोर करती है। तो अभी हमें सबको देखना है कि 27 की लड़ाई समाजवादी पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है और बीजेपी इस स्ट्रेटेजी के सामने कैसे पार पा सकती है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं पंकज जी कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं, मोदी जी का ग्राफ डाउन होता जा रहा है, अमित शाह जी का ग्राफ डाउन हो रहा है, लेकिन अभी भी एक गुंजाइश लोगों के दिल दिमाग में है योगी जी को लेकर। तो अभी देखते हैं बीजेपी योगी जी को किस तरीके से प्रोजेक्ट करती है। नहीं, किस तरीके से प्रोजेक्ट करती है वो बात तो बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन पहले ही रुद्र प्रताप जी, अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पर इंजन की छोड़िए, यहाँ पे डब्बे भी आपस में टकरा रहे। एक तो संदीप चौधरी ने कहा कि भाई राजनीति में मुद्दे लपक लिए जाते हैं, बीजेपी इसमें बड़ी स्मार्ट दिखी है, कई सारे मुद्दों को लपक ली, कई सारे आइकॉनिक फिगर को लपक ली, अंबेडकर को अपने पाले में करने का प्रयास किया। आपको याद होगा अंबेडकर जी को लेकर के जो पंच तीर्थ बनाने का दावा करती रही बीजेपी, साथ ही साथ आप देख लीजिए सरदार पटेल को अपना बनाने का प्रयास करती हुई दिखी। आप देख लीजिए सुभाष चंद्र बोस को लेकर के बीजेपी ऐसा ही करती दिखी। पर अब जो नया राजनीति दिखाई पड़ रहा है और जो समाजवादी पार्टी की आक्रामकता दिखाई पड़ रही है, उसमें एक बात तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी अब बीजेपी की तरह ही मुद्दे को लपकना सीख चुकी। मंदिर तोड़ने की बात समाजवादी पार्टी कर रही है। ये एक बड़ा चेंज मुझे दिखाई पड़ता है। जिस शंकराचार्य को समाजवादी पार्टी खुद भी मैन हैंडल कर चुकी है, लाठी बरसा चुकी है, उनके पक्ष में अपने बड़े नेताओं को भेजती है, ये एक बड़ा चेंज नजर आता है। पहले भी ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करती दिखी है समाजवादी पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी कामयाब नहीं हुई है। इस बार क्या कामयाब होती दिख रही है समाजवादी पार्टी? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जितना संतुलित बयान यूजीसी प्रकरण को लेकर के आया, वो भी समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता को कई वर्गों में काफी बड़ा करता है, काफी ऊंचा करता है। और इसलिए समाजवादी पार्टी का पूरा रुख आप देखिए विधानसभा में, आपको दिखाई पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी तमाम मुद्दों के साथ आगे दिखाई पड़ती है, एग्रेसिव दिखाई पड़ती है। और अब नई समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो भी पीड़ित है वो पीड़ी है। क्या कहते हैं आप? पंकज जी नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। देखिए पंकज जी, जो आपने उसका पूरा तथ्यात्मक चीजें करी और जो दोनों लोगों को हमने सुना, वो सारी बातें सही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत है, वो किसी चीज पर ज्यादा लंबे समय तक स्टैंड नहीं कर पाती है। तो वो उसकी चीजें हैं, मुद्दों को तो लपक लेती है लेकिन मुद्दों को भुना नहीं पाती है, उसको वहां तक नहीं ले जा पाती। जैसे आपने लपकने सब क्रिकेट से लिया, तो एक होता है कि आप पारी तो अच्छी शुरुआत करते हैं लेकिन बीच में ही लड़खड़ा जाते हैं और वो सेल्फ गोल की तरह कर देते हैं। और एक चीज आपने और देखा होगा कि एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो क्रिकेट में होती है कि व्हाइट बॉल पर एक रन मिलता है,
लेकिन व्हाइट बॉल पर आपको स्टैंपिंग भी करके आउट कर दिया जाता है। तो समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा ऐसा रहा होता है कि व्हाइट गेंद पर वो रन गिन रही होती है, लेकिन वो स्टैंपिंग कर दी गई उससे पता नहीं चलता। आपने देखा होगा जब पिछला चुनाव था तो समाजवादी पार्टी ने 22 के चुनाव से पहले एक बहुत अच्छी रणनीति तैयार करी थी कि ब्राह्मणों को हम लगभग 70-80 सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे, टिकट देंगे और 100 से ज्यादा परशुराम मंदिर की स्थापना करी जाएगी। और बड़े अच्छे से उसको प्लान किया गया था, उस पर तैयारी भी हुई और उसको आगे भी ले जाया गया। लेकिन वो जैसे जैसे चुनाव को नजदीक आते हैं वो जो हवा होती है वो निकल जाती है। तो जब देखिए किसी भी चीज को जब तक आप अंतिम समय तक नहीं पहुंचा पाते हैं, लास्ट दिन तक उस पर आप कायम नहीं रहते हैं, तब तक राजनीति में मुद्दा भुनाया नहीं जा सकता। ये चीज कहीं ना कहीं नई जो समाजवादी पार्टी आप कह रहे हैं, जिसको अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कहिए, वो मिसिंग है। जैसे अगर आप ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की बात कर रहे थे तो उस समय एक बड़ा नेतृत्व था, बहुत सारे बड़े बड़े ब्राह्मण चेहरे आपको दिखाई देते थे समाजवादी पार्टी में, जो आज मिसिंग है। और अभी एक समय है, एक परिस्थिति है, सरकार विरोधी कुछ चीजों पर मौका मिला है तो समाजवादी पार्टी उसको भुना रही है। अगर आपने जैसे आपने जिक्र किया इटावा वाली घटना की, आप जिक्र कर लीजिए, या देवरिया में जो घटना हुई थी, तो वहां ब्राह्मण राजनीति को जब डेंट किया जाता है तब वो उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। और आने वाले जब चुनाव में, जब 27 में चुनाव होगा, तो क्या 27 तक इस मुद्दे के साथ रह पाएंगे? और दूसरा जो पीडीए का समीकरण है, पीडीए के फुल फॉर्म को कितनी बार आप बदलेंगे? दूसरी चीज क्या है कि जो आपका पारंपरिक वोट है, क्या उसमें सूट करेगा? अगर आप मंदिर की राजनीति कर रहे हैं और धर्म की राजनीति में आप जुड़ने जा रहे हैं, तो जिस पारंपरिक वोट को आप अपना समझते हैं कि जैसे जो मुस्लिम वोट बैंक आपके पास 20% है, वो कितना आपके साथ जाएगा, ये एक समीकरण और आपको बचाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक चीज, जैसे जैसे आप मौके के आधार पर आप लग पकने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो सूट नहीं करता है। आपको एक लंबे समय के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। और जो ब्राह्मण पारंपरिक वोट है वो तो बीजेपी का आज भी है, और बीजेपी इसको लेकर के बड़ी अस्वस्थ है। कारण क्या है कि जितने बड़े आप चेहरे देखेंगे धर्म की राजनीति में, आप बीजेपी की पिच पर खेलने जा रहे हैं जहां बीजेपी सबसे स्ट्रांग है। अब मुक्तेश्वरानंद जी के आधार के बेस पर अगर आपको लगता है कि आप उनके कंधे पर बीजेपी का शिकार करने चले हैं, या मणिकर्णिका घाट की जो बात थी उसके र्यूमर को लेकर के आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगा करके उसको घेर लेंगे, तो ये मुझे लग रहा है कि ये नादानी सा हो सकता है कि आप राजनीति में इतने नादान नहीं बन सकते। हाँ, कुछ इसकी आड़ में आप जनता के मुद्दे भूल जाते हैं। जैसे अभी एक सपा के विधायक ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि जो पिछली साल का बजट था, क्या वो पूरा इस्तेमाल हुआ? ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जिस सवाल पर आप सरकार को घेर सकते हैं। आज अगर बजट सत्र चल रहा है तो आपको ये चीज दिखानी पड़ेगी कि जो विपक्ष है बहुत मजबूती से और बड़ी बारीकी के साथ सरकार को नजर में रखता है, उसकी चीजों को देखता है। उस मुद्दे पे आप नदारत हैं। अगर आप यूजीसी पे इस जो आप जिसको कह रहे हैं सटीक बयान दे करके, चलिए ठीक है, आप इस समय अपनी चीजों को कर सकते हैं, लेकिन क्या आप इस स्टैंड को 1 साल तक आगे खींच के ले जा पाएंगे? क्योंकि चुनाव 27 में होने हैं। 27 में क्या जो आपका पारंपरिक वोट बैंक है उसके खिलाफ आप खड़े हो पाएंगे? तो ये मुझे लगता है कि अभी जल्दीबाजी है, और ये जो भ्रम की स्थिति है समाजवादी पार्टी को, उसको क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर भ्रम की स्थिति में रहेगी तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, उसकी एक ऐसी तैयारी है कि जिसमें वो व्हाइट बॉल डाल करके आपको स्टैंपिंग करा दे रही है और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका विकेट कब गिर गया और आप एक रन गिन रहे हैं। ये बात पर रुद्र जी अभी मुक्तेश्वरानंद अकेले नहीं है, उनके साथ अब कई सारे शंकराचार्य जा चुके हैं उस मुद्दे पर। ये एक परेशान करने वाली बात होगी बीजेपी के लिए। यही तो मैं कह रहा हूं, बीजेपी के शासन में कैसे घुसखोर पंडित वेब सीरीज बन जाती है ये और उसका आपने देखा टीजर चल जाता है और लोग उसको लेकर के सवाल करने लगते हैं, और उस पर जो समाजवादी पार्टी का बयान होता है वो चौंकाने वाला बयान होता है। आप बहुजन समाज पार्टी के बयान को सुने तो और भी चौंकाने वाला होता है। तो दीदी को लेकर के तो कहा जाता है कि भाई वो 2007 से 12 में रही तो उनको ब्राह्मण वोट का एहसास है। ब्राह्मण वोट को लेकर के जो वो स्टैंड ले रही हैं वो तो और एक कदम आगे बढ़ करके ले रही हैं। पर सवाल यही दुबे जी उठ रहा है कि आप पर इतनी जल्दी ब्राह्मण भरोसा क्यों करे, ये सवाल तो आप पर उठ रहा है। और अभी रुद्र प्रताप जी ने कहा कि आप स्टैंड बदलते रहते हैं।
पीडीए के ना जाने कितने मतलब आपने लोगों को समझा दिए हैं कि अगर किसी से पूछा जाए, मुझसे ही पूछा जाए कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कम से कम एक लाइन में जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं अगर मुझे जवाब भी देना होगा तो मैं कहूंगा ताजा मतलब पीडीए मतलब पीड़ित जो है वो पीडीए, फिर दूसरा लिखूंगा, तीसरा लिखूंगा, चौथा लिखूंगा, क्योंकि समय के हिसाब से आपके मतलब बदलते रहें। तो सवाल विश्वास का है। सवाल यह है कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी अभी भी उस गैप को भर सकती है जो गैप बीजेपी की ताजा रणनीति की वजह से पैदा हुई। आपको लगता है कि अखिलेश यादव में वो करिश्मा है, समाजवादी पार्टी में वो करिश्मा है? ये सवाल उठ रहा है। देखिए पंकज जी, उससे पहले मैं कुछ संदीप जी ने जो बातें कही उसके बारे में जरूर बोलना चाहूंगा कि आज तक ये क्लियर केंद्र सरकार नहीं कर पाई कि वो रूस से तेल खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी। आज तक क्लियर नहीं हो पाए, जबकि इनकी जो मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। और उधर दूसरी तरफ ट्रंप लगातार ये बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की और तेल अगर रूस वगैरह से लिया तो जो 18% वाला सिस्टम है वो तुरंत बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आप देखिए दुर्भाग्य कितना इस देश का है कि हमसे सामने वाला 18 ले रहा है और हम 0 कर रहे हैं। अरे भाई अगर बराबर नहीं कर सकते हो तो 50% तो रखो ना। लेकिन नहीं, ये सरकार की नाकामियां हैं। इस सरकार आखिरकार कहां पर हमारे देश को ले जाना चाहती है। खैर, एक ये मुद्दा। अब चूंकि उत्तर प्रदेश की बात चल रही है इसलिए हम उत्तर प्रदेश की जरूर बात करेंगे। अभी एक और राजनीतिक विश्लेषक ने बोला है कि हमारा स्टैंड क्लियर नहीं है। भैया, स्टैंड तो किसी का भी क्लियर नहीं है, लेकिन हम जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल देके अपनी बात स्टार्ट करते हैं कि जिस दिन आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे का शिलान्यास हुआ था, ठीक है ना, तो उस दिन नेताजी ने पहले ये पूछा था कि ये कितने टाइम में पूरा करोगे, हमें वो डेट चाहिए, और विदिन ए टाइम वो चीज पूरी हुई। तो इससे बड़ी आप विश्वास अगर और क्या हम बता सकते हैं। इसलिए क्योंकि 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 5 साल इनकी सरकार, यानी कि 15 साल में ब्राह्मणों ने जो झेला है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को इस बात पे सोचने को मजबूर करेगा कि इस बार समाजवादी ही पार्टी एक सही और अच्छा विकल्प है। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं 24 का। 24 के चुनाव में अगर हम इटावा, छोटी सी जगह का इटावा की हम बात करते हैं, इटावा में आप देखिए ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से इस कदर से नाराज था कि उसने आंख बंद करके समाजवादी पार्टी को वोट दिया और जीता। आप सोचिए, नो डाउट इसमें एसटी समुदाय का भी योगदान है, लेकिन ब्राह्मणों का योगदान उतना ही है जितना उनका है, क्योंकि ब्राह्मणों ने सब मिलके, और ज्यादातर पंकज जी आप राजनीति पत्रकार हैं, आपने इस चीज को सुना भी होगा कि ज्यादातर ऐसा लोग बोलते हैं कि एक पंडित एक ब्राह्मण 4 वोट अपनी तरफ खींच सकता है, या अपनी तरफ से मतलब किसी को भी दिलवा सकता है, इतनी कुव्वत तो रखता है। तो हर पार्टी इस बात को जानती है ऐसा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो छल लगातार किया जा रहा है। मैं एक और छोटी सी बात बता दूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं निश्चित तौर पे मेरी रिश्तेदारियां ब्राह्मणों में, कम से कम 60% मेरी ब्राह्मण की जो रिश्तेदारियां हैं वो बीजेपी से कनेक्टेड हैं। लेकिन यूजीसी के आने के बाद उसमें से भी जो 60% में कम से कम 60% लोगों ने बीजेपी से त्यागपत्र दिया, मतलब बीजेपी को छोड़ा है। इस बात के लिए छोड़ा है कि ये जब तक यूजीसी पे इनका स्टैंड क्लियर नहीं होगा हम बीजेपी को तिलांजलि देते हैं। आप सोचिए, इस तरीके का जो माहौल बन रहा है वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन तो कर रहा है कि सरकार के लिए खतरे की घंटी है। और इसीलिए अभी देखिए, बीजेपी प्रपंचवादी पार्टी भी है, प्रपंच करना इनके नस नस और खून के हर कतरे कतरे में भरा है। इसलिए आने वाले 27 में हमें जरूर सचेत रहना है कि इनके हर प्रपंच का मुकाबला करना है, क्योंकि अगर इनका प्रपंच सफल हो गया तो ये जनता को भ्रमित करने में कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, साम दाम दंड भेद ये सब अपनाएंगे। इसलिए हमें इनसे उस तरीके भी से साम दाम दंड भेद से भी लड़ना है, और जनता को ये हमेशा सचेत करते रहना है कि ये हमारी सरकार नहीं हो सकती है। क्योंकि
अच्छा, आप ओवरऑल के सिनेरियो की बात करें, अगर आप बोलते हैं कि 80 करोड़ जनता, आप मतलब वो शब्द क्या कहें, किसी को अगर आप कुछ देते हैं तो क्या शब्द उसके लिए आप यूज करते हैं? ऐसा की स्थिति बना दिया आपने कि आप बोलते हैं कि भुखमरी के कगार पे हैं। एक तरफ आप तीसरी इकोनॉमिक की संस्था देश बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप 80 करोड़ लोगों को भोजन, 5 किलो राशन के नाम पे उनका वोट लेते हैं। अरे धिक्कार है ऐसी पार्टी पे। लेकिन आप, दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता आपके चैनल पे नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैसेज तो जाता रहता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार सिर्फ ब्राह्मण समाज नहीं, चाहे नहीं, दलित समाज हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, आप दुबे सारे जी, समाजों में। आप दुबे जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी यूजीसी पर बात होने लगती है, जब भी ब्राह्मणवाद पे बात होने लगती है, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आना पसंद करते हैं। और ये एक नया चलन चला है, ये एक नया चलन चला है, और ये अब सब पार्टी पे एप्लीकेबल है। आप अभी हंस सकते हैं, आपको मौका मिला है। वही तो मैंने आपसे कहा कि राजनीति में लपकना सब जानता है, सब समझता है, कितने लंबे समय तक लपका रखेगा ये एक सवाल है। और वही कह रहा हूं कि जैसे आप हितैषी बन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर क्या ये हितैषी बने रहेंगे? मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं इस बारे में आप पे शक करने वाला कोई नहीं हूं, लेकिन आप जिन वोटरों को आकर्षित करना चाह रहे हैं, क्या वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे? आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जिस प्रधानमंत्री को लेकर के या सरकार को लेकर के ये माना जाता था कि विश्व में ये किसी से डरते नहीं हैं, ये किसी से घबराते नहीं हैं, अब सवाल तो उठने लगे। ये बात भी सच है। तो सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी का चार्म था या जो उस लीडरशिप का चार्म था, क्या वो चार्म बरकरार है? भाई कहीं तो दरक दिखाई पड़ा, लोकसभा में दिखाई पड़ा, पर लोकसभा में दिखाई पड़ने के बाद बहुत सारे स्टेट में चुनाव हुए, बीजेपी कन्विंसिंगली जीती, कई सारे सर्वेज हुए, उसमें प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता बरकरार है, ये साफ दिखाई पड़ी। पर अब जो कुछ ताजा प्रकरण हुए, जैसे हॉस्टल्स में लड़ाई, सोशल मीडिया पे चर्चा कि आखिरकार ये करने की जरूरत क्या थी, और उसमें समाजवादी पार्टी का अपने पारंपरिक स्टैंड से उलट स्टैंड रखना, ये चौंकाता है। तो क्या समाजवादी पार्टी एक नए विकल्प के तौर पर उन वोटरों के सामने आ रही है जिनके मन में बीजेपी के प्रति असीम आस्था थी? संदीप चौधरी, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपको यह दिख रहा है कि अब ऐसा समय आ रहा है? क्योंकि आप सोशल मीडिया देखिए, आप फेसबुक देखिए, ट्विटर देखिए, आप इंस्टाग्राम देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा कि वो लोग सवाल कर रहे हैं, और आपने ठीक कहा, वो लोग सवाल कर रहे हैं जो बीजेपी के बहुत सारे ऐसी चीजों में भी आगे आकर के डिफेंड करने के लिए खड़े होते थे, उनके सवाल अब सुनाई पड़ने लगे। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए पंकज जी, मैं ऐसे देखता हूं कि समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है और समाजवादी पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसका ग्राफ बढ़े। होता क्या है, हमारे देश की राजनीति में कई बार कि जो सरकार है, लोग सरकार की तरफ देखते हैं, सरकार के कामों की तरफ देखते हैं, जब वो सरकार से नाराज हो जाते हैं तो वो अपने आप ही वोट वो विपक्ष को करने लगते हैं और दूसरी सरकारें बन जाती हैं। पिछले काफी समय से ये होता था कि बीजेपी या बीजेपी के टॉप लीडरशिप जो भी कहती थी, जनता उस बात पर यकीन करती थी और जनता को लगता था कि हमारा देश वाकई सही हाथों में है और हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं। 2047 में हम जो है ओलंपिक कराने की तैयारी में है और अभी हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, बहुत जल्दी हम दूसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और अब हम पाकिस्तान का अगर हमला करेगा तो पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, अमेरिका की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से लोगों का वो भ्रम टूटने लगा है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो केवल और केवल फिल्मी डायलॉग है। जिस तरीके से सन्नी देओल एक पाकिस्तान के ऊपर फिल्म बनाता है और पाकिस्तान को हम उसमें नस्तो नाबूद कर देते हैं, वहां के नलके उखाड़ देते हैं, और सन्नी देओल एक दिन में हिंदुस्तान के अंदर हीरो बन जाता है और कई लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाता है और वो उसको अपना आदर्श मानने लगते हैं। जिस तरीके से आपने रामायण और महाभारत सीरियल देखे, उनमें कई चरित्र ऐसे थे जिनको लोग भगवान मानने लगे, उनको पूजने लगे, क्योंकि उनका चरित्र चित्रण इस तरीके से किया गया। लेकिन अब काफी समय हो चुका है, लोगों की आंखें
खुलने लगी है, लोग एनालिसिस करने लगे हैं। जो बात मैंने आपको बताई, लोग उन्हें सोचने लगे हैं कि जिस ट्रंप के प्रचार के लिए हम गए, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं था जो ट्रंप के प्रचार के लिए अमेरिका में गया हो और करोड़ों खर्च किए हों। तो अब जब से ये एप्स्टीन फाइल सामने आई है और दुनिया को ये पता चला है कि जो जेफरी एप्स्टीन था वो दुनिया के कई ताकतवर लोगों से, कई राष्ट्राध्यक्षों से, कई प्रधानमंत्रियों से मिला हुआ था, कई उद्योगपतियों से मिला हुआ था और वो चीजें मैनेज कराने का काम भी करता था। अब लोगों के दिमाग में आने लगा है कि कैसे हमारे देश के संबंध अमेरिका के साथ अच्छे कराने थे या मोदी जी का ट्रंप के साथ दोस्ती करानी थी, वो किस तरीके से मैनेज की गई होगी। राफेल के सौदे में अनिल अंबानी जो जेफरी एप्स्टीन से काफी क्लोज था, उसको किस तरीके से इसमें लिया गया होगा। तो आज की तारीख में जो ये ट्रेड डील हुई है, आपको याद होगा एक छोटी सी डील के लिए भी दो देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आपस में मिलते हैं, एक साइन करता है, दूसरा पीछे चेयर पकड़ करके खड़ा होता है और उसका महिमा मंडन पूरी दुनिया में किया जाता है, सभी टीवी चैनलों पर वो दिखाया जाता है। लेकिन आज इतनी बड़ी डील हमारी अमेरिका के साथ होती है, उसके पेपर भी हमारे आपके पास नहीं है पूरे तरीके से और हमें कोई वो डील साइन करता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं कोई दबाव की राजनीति है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो संदेहास्पद है। और जैसा यूजीसी का मामला आ गया, जो पंडितों की चोटियां खींच करके घाट पर नहाने नहीं दिया, शंकराचार्य वाले मामले की मैं बात कर रहा हूं, मणिकर्णिका घाट में मूर्ति तोड़ने की मैं बात कर रहा हूं, जिस तरीके से प्रशासन ने उसके ऊपर लीपापोती करने की कोशिश की, तो लगातार बीजेपी या बीजेपी सरकारें कुछ ऐसे काम करती चली गई जिससे चाहे राजपूत समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो या और लोग हो हिंदुस्तान के जो जाति बिरादरी नहीं देखते, सरकार देखते हैं, उन लोगों के अंदर नाराजगी बढ़ी और उस नाराजगी का फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष को मिलता हुआ दिखाई दे रहा चलिए, है। पर उत्तर ये प्रदेश में फायदा बात किसको करेंगे तो मिलता समाजवादी दिख रहा पार्टी को है? फायदा मिल ये सकता है, फायदा बंगाल किसको में बात मिलता करेंगे दिख तो रहा ममता को है? फायदा हमारे मिल साथ सकता है। नवीन दुबे जी भी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत स्वागत है। पर यह फायदा किसको मिलता हुआ दिख रहा है? समाजवादी पार्टी को या बहुजन समाज पार्टी को? क्योंकि बसपा और ब्राह्मण की राजनीति दो कदम आगे करती हुई दिखाई पड़ रही। तो बड़ा सवाल यह है कि बसपा अगर लड़ाई में है तो क्या ये कहते हैं ना कि मुसलमान उसको वोट करेंगे जो बीजेपी को हराएगा, ये भी बात चल रही। तो ये फायदा किसको मिलता हुआ दिख रहा है? और मैं रुद्र प्रताप जी आ रहा हूं आपके पास, नवीन दुबे जी जुड़े हैं, आपका स्वागत है नवीन जी। सवाल यही उठ खड़ा हो रहा है कि लोकसभा में दिखा राजपूत वोटर्स नाराज थे और उसकी अपनी अपनी वजहें थी, और लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा जो एक्सपेक्टेड था, जो लोग उम्मीद कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश ने ही क्लियर कट मेजॉरिटी से रोक दिया। अब बात 2027 की हो रही है और अब बात बीजेपी के आधार वोट बैंक की हो रही है, और आधार वोट बैंक क्यों दरकने लगा है इस पर बड़ी चर्चा है, सोशल मीडिया में भी चर्चा है। कई लोग लिख रहे हैं कि भाई टॉप लीडरशिप पे विश्वास दरका है और इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश से दिखाई पड़ सकता है। क्या ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है नवीन दुबे जी? ये सवाल है आपके लिए। पंकज जी, बिल्कुल सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। अब दूसरी एक चीज और है जो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पिछले चुनावों में हमने देखा 2022 में बसपा शून्य पर आउट हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और बसपा ने जिस शिद्दत के साथ बसपा चुनाव लड़ने के लिए जानी जाती है वो शिद्दत दिखाई भी नहीं उस चुनाव में। अब ये हुआ कि उसका जो वोट प्रतिशत था वो गिर के 12% के आसपास सिमट गया। मायावती जी के साथ अब ये एक प्लस पॉइंट है कि वो ब्राह्मण में खासकर नाराजगी है, इसको कोई नहीं नकार सकता। उत्तर प्रदेश में लगभग 150 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण निर्णायक है या प्रभावशाली है। अब उस स्थिति में क्या है कि जो 150 सीटें हैं, अच्छा ब्राह्मण की नाराजगी कोई एक दिन की नहीं है। आप शुरुआत से देखें तो योगी जी ने जिस तरीके से जिस दिन शपथ ली अगले दिन तिवारी जी के हाथे पर रेड कराई, तो ये सब जो कंटिन्यूशन ऑफ इवेंट्स चलता रहा, अब जाके वो क्रॉप अप चीजें हो गई, और क्रॉप अप होने के बाद एक बंच बन गया। तब आपने क्या है कि एक आपके अधिकारियों ने वहां गलती कर दी, क्या शंकराचार्य जी के साथ इस तरीके की अभद्रता हो गई। शंकराचार्य जगत गुरु, मतलब हिंदू समाज में शिवजी के बाद स्थान हमारे चारों शंकराचार्यों को होता है हिंदू धर्म में, इससे ऊपर तो कोई होता ही नहीं है उनसे, शिव का अंश माना जाता है उनको। और वही सतुआ बाबा, ये बहुत उल्लेखनीय है, सतुआ बाबा को आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं, आपके अधिकारी पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, डीएम जाके वहां रोटियां बना रहे हैं। तो
ये सब चीजें कहीं ना कहीं आम जनमानस के जो मानस पटल है उसको कचोटती हैं, उसको परेशान करती हैं। इसलिए अब समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। समाजवादी नाराजगी तो हो गई सत्ता से, योगी जी की सरकार से, लेकिन अब ये नाराजगी का लाभ कैसे मिलेगा? समाजवादी पार्टी ये सपने देख रही है कि उसको इसका लाभ मिल जाएगा और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का सब आपके साथ चला आएगा। मुझे लगता है ये विचार समाजवादी पार्टी का अगर है तो वो सकारात्मक नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सच है, स्वीकार करना पड़ेगा। तीसरी चीज आती है बीएसपी। बीएसपी की 2007 से 2012 की ब्राह्मण दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन के साथ जो सरकार बनी थी, पूरे 5 साल चली, बढ़िया सरकार चली थी, नो डाउट। अब उस सरकार के साथ जो अनुभव एक्सपीरियंस रहे उनमें सुधार करने का प्रयास किया बसपा की लीडरशिप ने, बहन जी ने। अब जब सुधार किया उसके बाद उन्होंने आक्रामक रूप से अभी प्रचार अपना मीडिया में आके बोलना शुरू करी, इससे पहले वो नहीं बोल रही थी। इधर क्या हुआ कि जब राज्यसभा के चुनाव थे तो बहन जी ने जाके भाजपा के उम्मीदवार को समर्थन दिया, उसको सहयोग दिलाया, तो राष्ट्रपति चुनाव में भी सहयोग किया, वो ठीक है। लेकिन अक्सर ये देखा गया कि जहां समाजवादी पार्टी लड़ती, हमने देखा था ना उपचुनाव आजमगढ़ का, धर्मेंद्र यादव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ गुड्डू जमाली को खड़ा किया, और गुड्डू जमाली खड़ा होने तो धर्मेंद्र यादव वहां चुनाव हारे। ये स्थितियां बनी। अब क्या है कि ब्राह्मण जो ये देख रहा है कि विकल्प क्या हो सकता है, इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं आज बोल रहा हूं, ये शायद हम लोग मार्च में चुनाव के परिणाम जब आएंगे तब चर्चा करेंगे। प्रश्न ये है कि बसपा के साथ भाजपा को भी कोई परहेज नहीं है। पहले गठबंधन की सरकार है बसपा की और भाजपा की चली है, और भाजपा ये चाहती है कि इधर अगर भाजपा योगी जी की सरकार से नाराजगी है ब्राह्मण में और सवर्ण जातियों में, तो वो निश्चित तौर पर बसपा के साथ जाएगा। सपा के साथ इसलिए नहीं जाएगा कि सपा के नेता यदा नहीं, कदा ठीक है नवीन जी, नवीन जी, जी, लेकिन जो ताजा प्रकरण है वो योगी जी से नाराजगी है या केंद्र सरकार से नाराजगी? नाराजगी अगर हम पैन इंडिया देख रहे हैं, ठीक है, योगी जी का एक ट्रम्प कार्ड भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी बड़ा मसला है, और जो लोग पॉलिटिकल नहीं है उनको ऐसा दिखता है कि भाई ये अपराध पर नियंत्रण योगी जी के शासन में हुआ है, और ये ऐसा परसेप्शन है, ऐसा परसेप्शन है। अगर योगी जी को लेकर के लाइकिंग है तो उसमें एक बड़ी वजह यह है कि उनका हिंदुत्व को लेकर के बड़ा साफ सुथरा विचार। दूसरा, अगर उनका गवर्नेंस का पहला पॉइंट है तो वो है लॉ एंड ऑर्डर, जिसकी चर्चा होती है बहुत जगह, तो वो बुलडोजर बाबा भी कहलाने लगे थे। अब ये जो ताजा प्रकरण है वो ये सवाल उठाता है कि ये नाराजगी केंद्र सरकार के खिलाफ है या राज्य सरकार के खिलाफ। ये एक सवाल है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि भाई आरक्षण हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, हम पॉलिटिक्स से लेकर के हर जगह आरक्षण है, हमने उसको एक्सेप्ट किया। अब बच्चों में हम यूनिवर्सिटी के अंदर ये फीलिंग्स क्यों डाल रहे हैं? बच्चे हमारे इस बात को लेकर के क्यों प्रताड़ित हों? और अगर वो प्रताड़ित होंगे तो आखिरकार बच्चे पढ़ेंगे कैसे, करेंगे क्या? ये समाज में हम डिवीजन की बात क्यों करने लगे? और इसीलिए जो बड़े हिंदुत्व के पैरोकार हैं उनका विश्वास इसलिए डगमगाया कि ये किया कौन? जो आरोप बीजेपी लगाती थी वो जाति पाति से तोड़ेंगे, हम संस्कृति से जोड़ेंगे, अब यही आरोप बीजेपी पे चस्पा होने लगा है कि भाई ये आप कहते थे, खुद कर क्या रहे, ये गलती से हो गया, कैसे हो गया? लेकिन एक आप कहते हैं ना कि एक विस्फोटक पदार्थ को तो आपने रख दिया, अब उसको आप डील कैसे करेंगे? रुद्र प्रताप सिंह, सवाल यही उठ रहा है कि भाई ठीक है, योगी जी के प्रति जब भी नाराजगी की बात हुई, हमने पिछला चुनाव देखा, यही परशुराम जयंती, उनका मंदिर समाजवादी पार्टी कर रही थी, कभी कहीं कामयाब नहीं हुई। यहां तक कि विकास दुबे के मर्डर को ब्राह्मण से जोड़ा गया था। मर्डर मैं नहीं कहूंगा, एनकाउंटर जो विकास दुबे का हुआ था, पर चुनाव का परिणाम कुछ और कह रहा था। चुनाव का परिणाम कुछ और कह रहा था कि भाई विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ कानपुर में, कोई असर नहीं पड़ा, या लोग कह रहे थे ब्राह्मण नाराज है, चुनाव परिणाम में बिल्कुल नहीं दिखा। इनफैक्ट ज्यादा संख्या में ब्राह्मणों ने योगी जी को वोट किया। तो ऐसे में अब जो ताजा प्रकरण है, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दिखाई पड़ा, लखनऊ यूनिवर्सिटी में दिखाई पड़ा, सोशल मीडिया में दिखाई पड़ रहा है कि हिंदुत्व जो कॉन्सेप्ट बीजेपी जोरदार तरीके से भरोसा करती थी, क्या अब हिंदुओं में ही ये डिवीजन, हिंदुओं में ही किसको
आरक्षण मिले, ये ओबीसी का एडिशन लोगों को परेशान कर रहा है। और ये परेशान कर रहा है तो लोग सोशल मीडिया पे अपनी बात कर रहे हैं, और अपनी बात कर रहे हैं तो हो रहा है कि इसका असर कहां दिखाई पड़े। रुद्र प्रताप जी। देखिए पंकज जी, 2014 के बाद की राजनीति को बहुत सारे राजनीतिक दल समझ नहीं पा रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि वो चुनाव परिणाम जो आते हैं। अभी हम ताजा चुनाव परिणाम की बात करें, अगर आप बिहार चुनाव पर चले जाएंगे तो बिहार के भी बहुत सारे समीकरण थे, और उसी समीकरण के तहत लोगों ने अपनी गणित लगाई थी, और आपने देखा होगा परिणाम क्या है। या महाराष्ट्र चुनाव को आप देख लीजिए। सवाल ये है कि जब तक आप जमीनी मुद्दे से नहीं जुड़ेंगे, केवल आप सोशल मीडिया के माध्यम से, या लोगों के कुछ प्रतिक्रिया के, या कुछ लोग जो अपने राजनीतिक स्वार्थ को, जैसे आपने कहा ना कि जो एक वोटर है उसको लॉ एंड ऑर्डर दिखता है, जो राजनीतिक लोग वो अपनी चीजों को अपने तरीके से विश्लेषित कर सकते हैं कि शंकराचार्य का मुद्दा पूरे ब्राह्मण समाज का मुद्दा हो गया, और उसके सामने योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व छोटा पड़ जाएगा। यही सारी चीजें मिस कर जाते हैं, क्योंकि समीकरण बदल गए हैं पहले और अब में। आप देखेंगे कि बसपा जैसे कोर वोटर वाली पार्टी 2014 के चुनाव में 0 पे चली जाती है। विधानसभा में आज नगण्य है, 1 विधानसभा सीट उसके पास है। तो ये जब तक आप नहीं समझेंगे कि जो वोटर के मन में बात है, जैसे बार बार कहा जाता है ना कि देश में 40-80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है, ये राष्ट्रीय पार्टी के नेता बोल दें कि हम आएंगे बंद कर देंगे, उसका असर आपको दिखाई दे देगा कि क्या होगा। तो जब तक आप जमीनी मुद्दों पर नहीं रहेंगे और ये नहीं समझ पाएंगे कि जनता के बीच कौन सी चीज चल रही है। यूजीसी का मुद्दा मैंने पहले भी बताया था, एक राजनीतिक प्रयोग है, और उस प्रयोग में जब तक राजनीतिक दल खेलते रहेंगे तब तक दूसरा मुद्दा आ जाएगा और आप उसमें फंस करके रह जाएंगे। जो अभी हिंदुत्व या ब्राह्मण मुद्दा लेकर के अखिलेश यादव चल रहे हैं, सेम यही परिस्थितियां आपने देखा होगा 2021 में थी। 22 के चुनाव से जस्ट पहले 80 ब्राह्मणों को टिकट देने की बात चल रही थी। एक ब्राह्मण नेता इस पे काम कर रहे थे कि हम उप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बन जाएंगे, 100 परशुराम मंदिर बनाए जाएंगे, और उसका परिणाम क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज है कि भरोसा, कौन आदमी किस पे भरोसा कर रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ का आप यूपी में बात करिए तो यूपी में योगी आदित्यनाथ का कहीं पे भी विरोध नहीं हो रहा, जबकि आपने देखा होगा कि जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने हैं हमेशा उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। ठाकुरों की वो राजनीति करते हैं, ये आरोप चस्पा किया जा रहा है, लेकिन उसका क्या परिणाम हुआ? कहीं पे उनके जो लोकप्रियता में कहीं कमी आई, या आम जनमानस के बीच कहीं पर भी पूरे देश में राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और उनके व्यक्तियों को आप छोड़ दीजिए तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उनको लेकर के निगेटिव थॉट है। तो सबसे बड़ी जो चीज है, जो प्रशासन पे उनकी पकड़ है, जनता के बीच उनको पकड़ है, उनको हम दरकिनार करके अभी देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि एक जाति विशेष की बात कर लें, कुछ लोग जैसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए भी नैरेटिव चलाते हैं कि कम से कम हमारा टिकट बचा रहे तो इस मुद्दे को और हवा दो कि कम से कम ब्राह्मणों के नाम पर हमको टिकट मिल जाए। तो ये नैरेटिव चलाने की जो कवायद है यूपी में बहुत लंबे समय तक रहती है। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नैरेटिव चलाए जाते हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर आज वो असर करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के सामने, उनकी जो स्पष्ट छवि के सामने, या जो जिस तरह से वो बेबाकी के तौर पर एक नेता के तौर पर उनकी पहचान है, उसको डेंट करने की कभी कोशिश नहीं करी गई है। और जो बात मैंने आपको बार बार कहा कि अभी स्वरानंद को लेकर के जो बात कही जा रही है, वो सेम जैसे आपने बताया ना विकास दुबे की बात, कि एक व्यक्ति के आधार पर आप उनको नहीं डेंट कर पाएंगे जब तक वो चीज आपके सामने नहीं दिखी जाएगी, क्योंकि आने वाले 4 दिन बाद आपको एक घटना और दिखाई दे जाएगी। यही सपा के नेता ने इटावा की घटना ले लीजिए, और देवरिया की घटना ले लीजिए, तब कहां चला गया था वो ब्राह्मणवाद? रुद्र जी एक बड़ा परिवर्तन ये है कि पहले ठीक है हम एक इंडिविजुअल लोग की बात नहीं करते, लेकिन भाई हिंदू हृदय सम्राट वाले इमेज पे तो डेंट पड़ा है ना, जो बीजेपी के टॉप लीडरशिप के ऊपर चस्पा था, उस पे तो डेंट पड़ा है ना। लोग सवाल कर रहे हैं ना, और उसकी बड़ी वजह मैं नहीं मानता हूं ये योगी जी क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है यूजीसी ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया, और हिंदू वोटर्स में बंटवारा की संभावना इसी वजह से दिखाई पड़ रही। जो लोग हिंदुत्व के पैरोकार थे, जो लोग योगी मोदी पर विश्वास करते थे, वो बने रहे इसको लेकर के चर्चा करते थे, अब वही लोग अलग तरह का बयान दे रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वजह कोई 1-2 इंडिविजुअल नहीं है, वो साइड इफेक्ट हो सकता है, उसका थोड़ा बहुत कॉज दिखे,
लेकिन ये मुद्दा बड़ा होता दिखाई पड़ रहा है देश में, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पंकज जी, मैंने पहले से इस बात को कहा है कि ये एक राजनीतिक प्रयोग है और उस प्रयोग को किया गया है। उसके परिणाम आप देख लीजिएगा, 2-3 महीने में उसके परिणाम आ जाएंगे। जिस प्रयोग के लिए उसको किया गया है वो 2-3 महीने में उसके परिणाम आपको आते हुए दिखे जाएंगे और उसके बाद इस प्रयोग को फिर से वापस ले लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं कि हर व्यक्ति, जब ये इसको प्रयोग में लाया गया तो इस पे बड़ा अनुसंधान और रिसर्च किया गया है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। क्या वो लोग नहीं जानते हैं कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और इसको लाने की अभी इस समय क्या जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि ना, कि जब आप किसी तो चीज को, मतलब मैंने क्या कहा कि जब आप कहना आपको चाह व्हाइट रहे हैं बॉक्स, कि आप कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक प्रयोग में फंस गए दुबे जी। आप कहना चाह रहे हैं राजनीतिक प्रयोग में फंस गए दुबे जी, आप ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर एस के दुबे। मैं कह रहा हूं कि बार बार इस बार इनका जीतना बहुत जरूरी है, हर तरह का प्रयोग ये कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रयोग में ये फंस गए। देख लीजिए डॉक्टर एस के दुबे जी कह रहे हैं कि बीजेपी के राजनीतिक प्रयोग में आप फंस गए। नहीं, राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप जी थोड़ा बीजेपी सपोर्टर हैं, क्योंकि मैं कई बार 2-3-4 बार तो बैठ चुका हूं इनके साथ, तो एक साइकोलॉजिकली पता तो चल ही जाता है कौन किसको सपोर्टर होता है। मैं तो एक राजनीतिक प्रवक्ता हूं, तो ठीक है, मैं तो अपनी पार्टी के लिए बोलूंगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। खैर, लेकिन बोलिए, मुझे अच्छा लगता है कि आप बोलिए, कम से कम ऐसे लोग भी होने चाहिए। लेकिन एक यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है। आपने अभी 2-3 चीजें कही। शंकराचार्य जी का मुद्दा है, ये शंकराचार्य जी का मुद्दा कोई राजनीतिक नहीं है। आप सोचिए, ये हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि सनातनियों के लिए तो ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे पूजनीय गद्दी होती है। वहां पर व्यक्ति विशेष के लिए पूजा नहीं होती है, वहां शंकराचार्य जी की पूजा होती है। चाहे वो शंकराचार्य कोई भी हो, वो शंकराचार्य जो होगा हम उसकी पूजा करते हैं। आपने अभी बोला, तो मैं आपको ये बहुत ही सूक्ष्म और एकदम सरल बात में बता रहे हैं कि इस सरकार ने नकली शंकराचार्यों की या तो पैदाइश कर दी है या भर्ती चालू कर दी है। जिसको आप अच्छा लगे वो शब्द आप पसंद कर लेना, लेकिन मैं इसको ऐसा करूंगा कि पैदाइश चालू कर दी है। क्योंकि आप देखिए, अभी अभी एक वो विश्लेषक थे दुबे जी, उन्होंने बोला कि सतुआ बाबा, आप सोचिए, जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, उसकी महिमा मंडन हो रहा है। आप नकली शंकराचार्य, जो ज्योतिष पीठ में सुप्रीम कोर्ट में केस हार गया वो संत, वो अपने आप को दुबे जी अगर मैं सीधा सवाल पूछूं, सीधा सवाल, चलिए ये बात तो ठीक है, ये सतुआ बाबा, लिट्टी बाबा, ये सब होता रहेगा। मैं सीधा बात आपसे पूछूं, और वो मैं समझना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के नजरिए को समझना चाहता हूं। आपको क्यों लगता है ब्राह्मण वोट करेगा? पहला रीजन यूजीसी या पहला रीजन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ उसके प्रति उस तरह का रवैया? आपको क्यों लगता है? ये मैं समझना चाह रहा हूं, या और भी कई कारण? पंकज जी, उसका भी जवाब है। आपने देखा होगा कि नहीं, आप वोट तो इसलिए देंगे कि अभी आप प्रवक्ता हैं, कल मंत्री बन जाएंगे, इसलिए आप वोट देंगे। नहीं, लेकिन मैं आम ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं। मैं जनरलाइज कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए वो उसकी बात को रख रहा हूं। आप जनरलाइज करिए। जब मायावती का ग्राफ कम हुआ, ठीक है ना, वो कोई भी छवि बनती चली गई मायावती की, तो एसटी वोटर का झुकाव मायावती से दूर गया। तो उनको एक विकल्प उनको पसंद आया सबसे पहला, कि नहीं, जिसका 24 में असर देखने को मिला कि भाई समाजवादी पार्टी, क्योंकि तब भी तो यही कहा जाता था ना कि एससी वोटर तो बहुत दूर भागता है समाजवादी पार्टी से, लेकिन उसी एससी वोटर ने समाजवादी को अपनी पहली पसंद बनाया। अब आइए ब्राह्मण पे बात। ब्राह्मण वोटर भी सेम उसी पैटर्न पे है कि ब्राह्मण वोटर ने ये देखा कि 12 में हो और 12 के बाद का जो चुनाव हो, या उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के राज में हो। देखिए, हमारे टाइम में कभी किसी घर पर ब्राह्मण बेटी या उसकी मां को जलाया नहीं गया है, ये याद रखना आप। हमारे राज्य में इस तरीके से गुंडागर्दी नहीं की गई है जो भारतीय जनता पार्टी के। आपने बोला कि इनकाउंटर किया, इनकाउंटर की बात जो विकास दुबे की किया है, आप सोचिए
कि विकास दुबे का इनकाउंटर लीगल था? आप बताइए। मतलब मैं सरकार के पक्ष या विपक्ष की बात ही नहीं हो रही है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि वो जो इनकाउंटर था वो सही था? कानून जैसी कोई चीज ही नहीं रही। या इस तरीके के और भी केस हैं जहां पर कानून को धता बताकर अपना तुम सिस्टम लागू करोगे। तो ये लोकतंत्र है साहब, यहाँ नियम कुछ कायदे कानून हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी ये इंटरफियर करना पड़ता हो जिस सरकार में, तो आप सोचिए कि कैसा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस तरीके से माहौल बन रहा है उसके सामने, ब्राह्मणों के सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि वो किधर जाए। तो उसको सबसे बेस्ट विकल्प है 27 के चुनाव में, वो है कि समाजवादी पार्टी ही उसका बेस्ट विकल्प होगा। चलिए चलिए ठीक है, मैं एक इतने लाइन का सारे सवाल, जो- ब्राह्मणों पे बहुत बात होती है। नवीन दुबे जी, दूसरे दुबे जी के पास जाना चाह रहा हूं। ब्राह्मणों के लिए अभी अगर कहा जाए भाजपा नंबर 1, अभी तक तो वोट देख के वही दिखाई पड़ता है, पर क्या समाजवादी पार्टी को विकल्प के तौर पर ब्राह्मण नहीं देखेगा? आप ये कह चुके हैं। तीसरी बात आप ये कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी को चूज करना होगा तो आपके हिसाब से ब्राह्मण्स किसको चूज करेंगे? पंकज जी एक देखिए, लाइन। ऐसा है, ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ जाने में कंफर्टेबल फील नहीं करता है। ये बात मैं बहुत अनुभव और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। दूसरी चीज, हमारे मित्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से हैं। आपकी पार्टी के लोग मनुस्मृति, मनुवादी और पता नहीं क्या क्या बोल के टारगेट करते हैं ब्राह्मणों क्षत्रियों को। क्षत्रिय महाराज मनु जो थे क्षत्रिय समाज से आते थे, लेकिन भारत का पहला यूनिफाइड संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा वो उन्होंने लिखा, उस समय की व्यवस्था के अनुसार लिखा। ऐसी स्थिति में आप बता दीजिए क्यों जाएगा सवर्ण समाज में? सवर्ण समाज की बात करें, ब्राह्मण अकेला नहीं है, पूरा सवर्ण नाराज है यूजीसी को लेकर। तो यूजीसी का खिलाफत तो समाजवादी पार्टी भी खुल के नहीं कर पा रही थी नीचे उतर की जमीन पे। तीसरी चीज, बीएसपी के साथ ब्राह्मण प्लस सवर्णों का एक अच्छा अनुभव रहा है 2007 से 12। और पंकज जी आप जो बात कह रहे थे कि भाई कानून व्यवस्था बहुत शानदार रही है, मायावती जी के सरकार में क्या कानून व्यवस्था खराब थी? बहुत बेहतरीन कानून व्यवस्था था, अधिकारी टाइट रहता था, करप्शन पर भी लगाम लगी थी। यहाँ क्या है, यहाँ तो पैर में गोली मारो, इस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी है ना। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो उनकी यूएसपी हुआ करती थी, लॉ एंड ऑर्डर, अब वो उनका एक बदनुमा दाग बन गई है, ये स्वीकार करना पड़े। तीसरी चीज, एक लाइन में खत्म करूंगा कि देखिए केंद्र की भाजपा इतना चाहती है कि अगर योगी जी से नाराजगी है शंकराचार्य को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, तो वो जो नाराज वोटर है वो डाइवर्ट होकर बसपा के साथ चला जाए, ताकि बसपा के समर्थन से अगर भाजपा सरकार बनाती तो उसमें 2 कांटे निकाल लेगा केंद्र। एक तो योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन कर लेगा, भाई मुख्यमंत्री अब आप नहीं बनोगे, और दूसरी चीज गठबंधन से सरकार चलेगी और 2029 का चुनाव भाजपा अपने हिसाब से लड़ाई। चलिए, लड़ाई इतनी सीधी होती है क्या कि जब आप चाहें तो ऐसे हरा दें, ऐसे जिता दें? ये बड़ी मुश्किल लड़ाई होती, क्योंकि सब कुछ अपने कंट्रोल में तो होता नहीं। बहरहाल समय की सीमा हम लोग पार कर चुके हैं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अब उत्तर चाहिए। मैं डॉक्टर एस.के. दुबे जी, संदीप चौधरी जी, रुद्र प्रताप सिंह और नवीन दुबे जी, आप सभी मेहमानों का शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो अब उत्तर चाहिए मैं इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। मेरे पास है आरपीओर पावर।
बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। R Pure शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।